क्वेश्चन मेरे तरफ से मेरे कहने पे याद कर लीजिएगा, आपको आराम से 5 नंबर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2025 में देगा। कितने बच्चे 99 का टारगेट लिए हैं इस बार बोर्ड एग्जाम 2025 में? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोगों के लिए मैं बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे अपलोड करने वाला हूं। मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि सफलता शोर मचा दे। हेलो फ्रेंड्स, 10वीं क्लास बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक है। अगले 2 से 3 महीने में आप सभी का बोर्ड एग्जाम होने वाला है। यदि आप 99 का टारगेट लिए हैं तो यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार मैं आप लोगों को इस तरीके से गाइड करूंगा कि आपका आसानी से 99% तक स्कोर आ जाएगा। इस वीडियो में आप सभी को रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहां पर जितना भी क्वेश्चन है सभी को पूरा चटनी बना के आपको खा जाना है। पूरा सभी क्वेश्चन को फोड़ के पूरा दिमाग में एकदम बैठा लेना है, ठीक है, ताकि आपका 99 का जो सपना है वो पूरा हो सके। कितने बच्चे 99 का टारगेट लिए हैं इस बार बोर्ड एग्जाम 2025 में? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोगों के लिए मैं बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे अपलोड करने वाला हूं। देखिए यहां पर मैं जो क्वेश्चन बताने वाला हूं ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर आप सभी को मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो 5 बार, 6 बार, 7 बार तक रिपीट हुआ है। सोचिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। इसी प्रकार से बाकी सब्जेक्ट का भी 2024 बोर्ड एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन अपलोड हो चुका है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिएगा। कुछ कुछ आंसर भी अपलोड हो चुका है और आंसर कुछ 1-2 सब्जेक्ट का बाकी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में अगले 1-2 दिन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक माने जाते हैं? लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक माने जाते हैं? ये जो राजनीतिक दल है, कांग्रेस है, बीजेपी है, या अगर स्टेट लेवल का बात करें तो झामुमो है, बहुत सारा है। क्यों आवश्यक है? तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि देखिए 2018 में आया, 2020 में भी आया, 2022 में भी आया, 2023 में भी आया, 2024 में भी आया। बैक टू बैक 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 3 बार। कोई ये मामूली बात नहीं है। 2022 देखिए, 23, 24 और 18, 20 में भी आया है। तो इससे क्या सीख मिलता है कि जो क्वेश्चन 2022, 2024 में, ठीक है, जो क्वेश्चन 2024 में आ चुका है वो 2025 में नहीं आएगा। ऐसी गलती से भी नहीं करना है। देखिए बैक टू बैक 3 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, क्या पता चौथा बार भी बैक टू बैक रिपीट होकर 2025 में भी आ जाए। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को आप लोग पूरा खा जाइएगा, पूरा चट जाना है क्वेश्चन को। देखिए इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है। उत्तर मैं यहां पर पढ़ दे रहा हूं, वैसे आप इसको स्क्रीनशॉट करके भी रख कर याद कर सकते हैं। अदरवाइज सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आंसर तो आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, या बुक से लिख सकते हैं, गाइड से लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा और यहां पर हम लोग चलिए आंसर देखते हैं। देखिए राजनीतिक दल लोगों का ऐसा समूह होता है जो साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, सत्ता में भागीदारी करते हैं, समाज के विकास के लिए कुछ नीतियों एवं कार्यक्रमों पर सहमत होते हैं तथा उन पर मिलकर काम करते हैं। इसको हम लोग राजनीतिक दल कहते हैं। देखिए बिना राजनीतिक दलों के लोकतंत्र के बारे में कल्पना करना ही असंभव है, क्योंकि अगर दल ना हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे। तब इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं होंगे। सरकार बन जाएगी पर उसकी स्थिति संदिग्ध होगी। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्र में किए गए कामों के लिए जवाबदेह होंगे, लेकिन देश कैसे चले इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। तो इसलिए राजनीतिक दल इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी भारत में जो कुछ भी होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, सबका सब बीजेपी को श्रेय दिया जाता है। अच्छा हो रहा है फिर भी, बुरा हो रहा है फिर भी। क्यों? क्योंकि अभी इंडिया में सेंट्रल लेवल पर बीजेपी का सरकार है। उसी प्रकार से आज का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, 17 अक्टूबर 2024 का, तो अभी झारखंड में झामुमो का सरकार है, ठीक है, स्टेट लेवल पर। और सेंट्रल लेवल पर देखें तो वो अलग है। लेकिन झारखंड स्टेट लेवल का बात करें तो जो कुछ भी अच्छा होता है, बुरा होता है, सब झामुमो को इसका श्रेय दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर है
भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीयक क्षेत्रक कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रही है। क्या आप इससे सहमत हैं? कितना बार आ चुका है क्वेश्चन देखिए, 2010 में, 2012, 2016, 2020, 2024, 1 2 3 4 5 5 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए 2024 में आया है, मैंने पहले भी बताया है, ये गलती नहीं करना है आपको कि 25 में नहीं आएगा, 24 में आया है तो बैक टू बैक रिपीट होता है। तो 25 के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। देखिए उत्तर, नहीं, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीयक क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है, ऐसा कहना सही नहीं है। क्योंकि देखिए इस तरीके से पॉइंट देकर आप आंसर लिखिएगा तो मार्क्स आराम से मिलेगा। ठीक है, आप ऐसे डिस्क्रिप्टिव भी लिख सकते हैं, पर इस तरीके से पॉइंट वाइज दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा आपका आंसर। कोशिश कीजिएगा जितना भी आप आंसर लिखें सोशल साइंस में खासकर पॉइंट वाइज लिखें। इस तरीके से पॉइंट देखकर आपको इस तरीके से पॉइंट दे देना है, इस तरीके से पेन से गोल कर देना है, या फिर इस तरीके से तीर चिन्ह लगा देना है, या इस तरीके से हैश देकर पॉइंट देना है, या आप स्टार भी लगा सकते हैं, स्टार भी लगा सकते हैं, इस तरीके से पॉइंट दे सकते हैं आप। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट देखते हैं। तृतीयक क्षेत्रक किसी भी देश के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाता है। तृतीयक क्षेत्रक प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के विकास में मदद करता है। प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र का मदद कर रहा है तृतीयक क्षेत्र। देखिए तृतीयक क्षेत्रक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 59% का योगदान देता है। फिर देखिए तृतीयक क्षेत्रक पर्यटन, खुदरा व्यापार, स्कूल और निजी अस्पताल जैसे क्षेत्रों में फल फूल रहा है। तृतीयक क्षेत्र संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी सेवाओं को बढ़ाने में मदद करता है। तृतीयक क्षेत्र को अक्सर सेवा उद्योग के नाम से जाना जाता है। तृतीयक क्षेत्र बाजार सेवा क्षेत्र और गैर बाजार सेवा क्षेत्र से मिलकर बना है। फिर देखिए तृतीयक क्षेत्र में बैंकिंग, बीमा, वित्त, सभी वित्तीय सेवाएं शामिल है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो काफी लंबा बनने वाला है क्योंकि आंसर ही लंबा लंबा रहता है इसका। ठीक है, तो थोड़ा सा पैसेंस बनाकर रखिएगा। अगर आप 99 का टारगेट लिए तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, पैसेंस बनाना पड़ेगा और वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन होता है, उसको कैसे हम लोग रोक सकते हैं? 2010, 11, 13, 15, 18, देखिए 18 के बाद नहीं आया है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, लगभग 6 साल नहीं आया है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, क्योंकि आपने 99 का टारगेट लिया है तो एक नंबर भी आपको मिस नहीं करना है और हल्के में नहीं लेना है। देखिए यहां पर इसका उत्तर, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। पर्वतीय ढालों पर वृक्षारोपण द्वारा जल प्रवाह को रोक कर या धीमी करके। फिर देखिए समुचित जुताई द्वारा जल ऊपर से नीचे नहीं प्रवाहित होगा। फिर देखिए तीसरा, पर्वतों पर सीढ़ियां बनाकर सीढ़ीदार कृषि कर। फिर देखिए चौथा, बड़े खेतों को पट्टियों में विभाजित करके इन पर घास उगाकर, इससे पवनों के वेग में कमी आती है जिससे कि मृदा अपरदन रुक जाता है। बस इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारा उपाय है, वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन 4-5 काफी होता है। ठीक है, यहां पर 4 मैंने आप लोगों को बताया। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर देखिए, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ है? उद्योग बढ़ा तो संसाधनों का उपयोग कैसे बढ़ा? देखिए इसका उत्तर संसाधनों का अधिक उपयोग प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास से संबंधित है। प्रौद्योगिकी के विकास के कारण संसाधनों का दोहन भारी पैमाने पर संभव हुआ। जितना ज्यादा प्रौद्योगिकी यानी कि जितना ज्यादा कारखाना रहेगा उतना ज्यादा संसाधन यूज होगा, सिंपल सी बात है। आर्थिक विकास के लिए अधिक से अधिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ी। संसाधनों की उपलब्धता अपने आप में विकास का कारण नहीं बन सकती तब तक कि उसे उपयोग में लाने लायक प्रौद्योगिकी अथवा कौशल का विकास नहीं किया जाए। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का
विकास होता गया, संसाधनों का दोहन भी भारी पैमाने पर किया जाने लगा। जितना अधिक संसाधनों का दोहन हुआ, आर्थिक विकास भी उतना आगे बढ़ा। समझिए, जितना ज्यादा कारखाना खुलेगा उतना ही ज्यादा संसाधन यूज होगा, जितना ज्यादा संसाधन यूज होगा उतना ही हमारा आर्थिक विकास बढ़ेगा। सिंपल है। औपनिवेशिक काल में संसाधनों का दोहन हुआ, आर्थिक विकास भी उतना आगे बढ़ा। औपनिवेशिक काल में संसाधनों का दोहन बड़े पैमाने पर हुआ क्योंकि साम्राज्यवादी देशों ने अपने उच्च प्रौद्योगिकी के माध्यम से, यहां पर प्रौद्योगिकी होना चाहिए, ठीक है, यहां पर प्रौद्योगिकी के माध्यम से संसाधनों का दोहन किया। इससे साम्राज्यवादी देशों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, भले ही इसका लाभ उपनिवेशों को प्राप्त नहीं हुआ। मतलब अंग्रेज भारत आए, भारत में कारखाना खोले, संसाधन यूज किए, आर्थिक विकास किए थोड़ा बहुत, और जो भी मतलब फायदा हुआ सब अपने ले गए, और संसाधन कहाँ का यूज किए? पूरा का पूरा इंडिया का। ठीक है, तो यही यहाँ पर बोला गया है। और इंडिया को कितना लाभ हुआ? कम लाभ हुआ, जो लाभ हो रहा था सब अंग्रेज ले जा रहे थे। ये चीज लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर का क्वेश्चन है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है? लोकतंत्र किस प्रकार एक उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है? देखिए कितना बार आया है, 2009 में आया है, 2013 में आया है, 2017 में आया है, 2020 में, 2022 में, 23-24 में नहीं आया है। तो ये इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है देखिए कितना बार रिपीट हुआ है, ये 5 बार रिपीट हुआ है, 5 बार रिपीट हुआ है। चलिए इसके हम लोग आंसर देखते हैं। देखिए, लोकतंत्र एक उत्तरदायी, जवाबदेह तथा वैध सरकार का गठन करता है क्योंकि प्रजातंत्र नियमित, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है। दूसरा पॉइंट देखिए, इस तरीके से आप पॉइंट दे सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से। अगर देखिए, एक प्रजातांत्रिक यानी कि लोकतांत्रिक सरकार देश के नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होती है। यह लोगों की आवश्यकताओं, उनके सुझावों तथा उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयत्न करती है। तीसरा देखिए, लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है। चौथा देखिए, लोकतंत्र में सरकार नागरिकों को फैसले लेने में भागीदार बनाती है। आगे देखिए, पांचवा नंबर, प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था एक वैध शासन व्यवस्था है। यह सुस्त हो सकती है, कम दक्ष हो सकती है, भ्रष्टाचारी लोगों की आवश्यकताओं की अनदेखी करने वाली हो सकती है, लेकिन फिर भी यह लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है। यही कारण है कि संपूर्ण विश्व में इसका समर्थन किया जाता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे यहां पर देखिए जो लंबा है वो याद हो रहा है तो ठीक है, नहीं याद हो रहा है तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, आप 4 पॉइंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत की संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। भारत की संघीय शासन व्यवस्था का चर्चा करना है। देखिए इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है। पहले देख लीजिए कितना बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 2009, 2014, 2016, 2018, 2020, ये भी 5 बार रिपीट हुआ है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, पूरा दिमाग में बैठा लीजिएगा, दिमाग में इसको फोटो कॉपी करके एकदम रख लीजिएगा। देखिए, भारत की शासन व्यवस्था संघीय है। संविधान में भारत को राज्यों का एक संघ घोषित किया गया है। संघीय व्यवस्था के अंतर्गत शासन के 2 स्तर हैं, केंद्र तथा राज्य। यहां पर ये जो आकार है ये मिस टाइपिंग हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए, केंद्र तथा राज्य, हाल ही में इस व्यवस्था के अंतर्गत तीसरा स्तर यानी कि पंचायती राज तथा नगर पालिका को जोड़ा गया है। भारत में संघीय व्यवस्था के अंतर्गत शासन के विभिन्न स्तरों पर विधायी अधिकारों का विकेंद्रीकरण किया गया है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों का विभाजन निम्नलिखित 3 सूचियों के अंतर्गत किया गया है। पहला सूची है संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची।
इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, छोटा सा आंसर है, आराम से आपको 5 नंबर मिल जाएगा, आराम से आपको 5 नंबर मिल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 7 नंबर। 7 नंबर का क्वेश्चन है, औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक बताएं। बताना है औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक। देखिए 2010, 2015, 2018, 2019, 2020 से ये भी देखिए कितना बार बैक टू बैक रिपीट हुआ है, वो देखिए 2018 से 2018, 19, 20 3 बार एकदम बैक टू बैक हो सकता है। अभी रुका हुआ है 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, 4 साल रुका हुआ है, 25 में आ सकता है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा लंबा नहीं है, बस 3 लाइन का तो है, ये है 3 कारक ही तो बताना है। ठीक है, 3 मानवीय कारक। तो इसका उत्तर देखिए, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक निम्नलिखित हैं। पहला देखिए पूंजी, पहला क्या है? पूंजी। दूसरा क्या है? यातायात की सुविधा। तीसरा नौकरी नीतियां। तो जब आप इस तरीके से हेडलाइन लिखिएगा, ठीक है, तो क्या कीजिएगा, ये आपका मेन है। ठीक है, तो इसको आप या तो ओवर राइटिंग करके 2 बार डार्क हो जाएगा, या फिर एक बार लिखकर आप नीचे इस तरीके से अंडरलाइन कर दीजिएगा, अंडरलाइन। इस तरीके से पॉइंट दिखता है साफ साफ। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको आंसर लिखते समय ध्यान में रखना है। देखिए पहला पूंजी, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई बड़े औद्योगिक केंद्र हैं क्योंकि बड़े बड़े पूंजीपति इन शहरों में रहते हैं। दूसरा देखिए यातायात की सुविधा, सड़क और रेल मार्गों का उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। तीसरा देखिए सरकारी नीतियां, सरकारी प्रोत्साहन का उद्योगों की स्थापना में विशेष स्थान है। इसके अतिरिक्त भूमि, पूंजी, राजनीतिक स्थिरता, स्थान व प्रसिद्धि आदि भी किसी उद्योग के केंद्रीकरण में सहायक कारक हैं। छोटा सा है, याद कर लीजिएगा, तुरंत याद हो जाएगा। अगला देखिए 8 नंबर। 8 नंबर का क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार दूसरे देशों में उत्पाद या अपने उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ऐसी कंपनी जो 3-4 देशों में फैली हुई, किस तरीके से अपना सामान को, अपना बिजनेस को मेंटेन करता है, वही यहां पर बताना है। तो देखिए यहां पर उत्तर, दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां निम्न प्रकार से उत्पादन या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है। जिससे पहला देखिए, पहला नंबर, बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देशों में उत्पादन इकाई स्थापित करती है, यानी कि ब्रांच खोलती है। जैसे आईफोन का भी ब्रांच हाल में ही इंडिया में खुल गया, उसी तरीके से विशेष रूप से जहां पर बाजार नजदीक हो और कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम आदि उपलब्ध हो, यानी कि जहां पर सब चीज मिल जाए, मजदूर वगैरह, और जहां पर बाजार भी हो, वहां पर ये लोग अपना इकाई स्थापित कर देते हैं, यानी कि एक ब्रांच खोल देते हैं। देखिए हो गया ये। दूसरा देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालयों और कारखानों की स्थापना करती है, कारखाना भी खोलता है और एक ऑफिस भी खोलता है। देखिए तीसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है। कई बार वह स्थानीय कंपनियों को खरीदकर उत्पादन का प्रसार करता है, यानी कि एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोको कोला कोई विदेशी कंपनी है, ठीक है, भारत में आया, भारत में कोई फैक्ट्री है जहां पर सॉफ्ट ड्रिंक बनाया जा रहा है, कोल्ड ड्रिंक बनाया जा रहा है, तो कंपनी क्या करेगा, उस फैक्ट्री को ही खरीद लेगा, फिर अपना कोको कोला बना बना के बेचेगा। बहुत तरीका है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना जो भी उत्पादन है उस पर नियंत्रण करती है। तो ये आगे देखते हैं। आगे चौथा नंबर, बहुराष्ट्रीय कंपनियों छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती है और जिन्हें अपने ब्रांड के नाम से बेचती है। ये भी एक जबरदस्त है। जैसे बोट कंपनी है, ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि बोट कंपनी खुद से कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं करता है। बोट कंपनी जो आप देखते हैं, एयरबड आता है, स्पीकर आता है, ब्लूटूथ आता है, बहुत कुछ आता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ठीक है, वॉच भी आता है बोट का। तो वो क्या करता है, चाइनीज कंपनी या चाइनीज फैक्ट्री से अपना सामान को ले लेता है और अपना ब्रांड चिपका देता है बोट और बेच देता है। लेकिन
बस अंतर यह है कि अच्छा अच्छा सामान को लेकर उसमें बोट का स्टिकर चिपका देता है, ये बात है। ठीक है, तो ये कोई भी कर सकता है, बट इसके लिए दिमाग होना चाहिए, बहुत कुछ झेलना पड़ता है कि किसी और को उत्पाद को अपना ब्रांड देकर बेचना। ठीक है, बहुत सारा बिजनेस इसी पर चल रहा है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9 नंबर। देखिए, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? 2013 में आया है, 2015 में आया है, 2019 में, 2024 में। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, 4 बार रिपीट हुआ है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो देखिए पहला नंबर, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। दूसरा, राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। तीसरा, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र, यहां पर लोकतंत्र होना चाहिए, लोकतंत्र, ये आकार नहीं होगा, ठीक है, लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र यहां पर भी आकार नहीं होगा, का मतलब होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत उनके बीच सत्ता को बांटा जाए। फिर देखिए चौथा, इसको हम युक्ति परक कहते हैं, यह लाभकारी परिणामों पर जोर देता है। फिर पांचवा देखिए, नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बनाता है। ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 लाइन का है, 5 नंबर आपके जेब में आराम से आ जाएगा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है। अगला देखते हैं हम लोग 10 नंबर। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? बताइए, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन अचानक से बढ़ गया, क्यों? तो इसका उत्तर देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, इसके लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। पहला नंबर देखिए, ब्रिटिश कारखाने सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध सामग्री उत्पादन में व्यस्त थे, इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। भारतीय बाजारों को रातों रात एक विशाल विदेशी बाजार मिल गया। कहने का मतलब, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जितना भी फैक्ट्री था अंग्रेज का, सब में बस सैनिकों का सामान बनने लगा, आम जनता का कोई सामान नहीं बनने लगा। ठीक है, तो आम जनता को भी तो सामान चाहिए, कपड़ा चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, तो कहाँ बनेगा? अचानक से फिर मतलब इंडिया में रातों रात, मतलब रातों रात कहने का मतलब अचानक तुरंत से नया नया फैक्ट्री लगने लगा और फिर बाजार अचानक से बढ़ गया। देखिए दूसरा, भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े व खच्चर की जीन तथा बहुत सारे अन्य सामान बनने लगे। तीसरा देखिए, नए कारखाने लगाए गए, पुराने कारखाने कई पालियों में चलने लगे, बहुत सारे नए मजदूरों को काम मिल गया, उद्योगपतियों के साथ साथ मजदूरों को भी फायदा हुआ, उनके वेतन में बढ़ोतरी होने से उनकी कायापलट हो गई। मजदूरों का वेतन अचानक से बढ़ गया क्योंकि उत्पादन बढ़ गया, उत्पादन से लाभ होने लगा, जिसके कारण आर्थिक विकास भी हुआ। देखते हैं आगे। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को फंसा देखकर राष्ट्रवादी नेताओं ने भी स्वदेशी चीजों के प्रयोग पर बल देना शुरू कर दिया, जिससे भारतीय उद्योगों को और अधिक बढ़ावा मिला। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के कारण विदेशी उत्पादों को हटाकर स्थानीय उद्योगपतियों ने घरेलू बाजारों पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत बना ली। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो लंबा बनेगा, काफी लंबा बनेगा वीडियो, पर देखिएगा, पेशेंस रख कर देखिएगा, आपका 99 का सपना जरूर पूरा होगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन को याद भी करना है, बस वीडियो देखना नहीं है, याद भी करना है क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर, भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोध लगाने के क्या कारण थे? इन अवरोधकों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी? यानी कि भारत आजाद हुआ, संविधान बना, उसके बाद ऐसा संविधान में लिखा गया, ऐसा रूल बन गया, कानून बन गया कि कोई भी विदेशी कंपनी भारत में व्यापार नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज भी तो व्यापार करने आए थे, धीरे धीरे पूरा कब्जे कर लिए,
तो लोगों को लगने लगा कि कोई विदेशी कंपनी दोबारा आएगा तो दोबारा कब्जा कर लेगा। इसलिए जब आज़ाद हुआ उस समय कुछ सालों तक विदेशी कंपनी को यहाँ पर कुछ भी करने का अधिकार नहीं था, मतलब विदेशी सामान आना ही बैन हो गया था। देखिए यहाँ पर इसका उत्तर, भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार, इसको पर को काट देना है, ठीक है, पर को काट देना है। देखिए भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने के निम्नलिखित कारण थे। पहला देखिए, विदेश व्यापार मात्रात्मक प्रतिबंधों के माध्यम से घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना, यानी कि विदेश से सामान नहीं आएगा तो अपने देश में ही सामान बनेगा, अपने देश में ही सामान बनेगा तो आर्थिक विकास होगा, इसीलिए। दूसरा देखिए, देश में विदेशी पूंजी व विदेशी तकनीक के प्रवाह पर प्रतिबंध लगाकर घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से मुक्त करना, यानी कि मान लेते हैं एक कपड़ा है जिसे मैं पहना हूं, अगर यही देसी कपड़ा रहेगा, घर में बनेगा तो हाथ से बनेगा, चरखा से बनता है तो हल्का सा महंगा रहता, ये विदेश से आता है जैसे चाइना माल सस्ता रहता है, ठीक है। तो कोई कंपटीशन ना रहे, घरेलू उत्पाद में प्रतिस्पर्धा ना रहे, इस चीज को देखकर विदेशी निवेश को रोका गया था। फिर देखिए तीसरा, औद्योगिक गतिविधियों में सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता देने के लिए तथा चौथा देखिए, विदेशी मुद्रा के विनिमय पर नियंत्रण हेतु अवरोधक सन 1991 के प्रारंभ में उपयुक्त नीतियों के कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए, यानी कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे उस समय 1991 में ये विदेशी नीति को हटाया गया। उसके बाद विदेशी कंपनी भी भारत आने लगी, जिससे भारत का भी आर्थिक विकास हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, सरकार ने यह निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है, यानी कि भारत में जो सामान बनता है उसको भी तो विदेश भेजना है, जिससे कि मार्केट और बढ़ेगा और बाहर का भी सामान आएगा, जिससे टेक्नोलॉजी भी बढ़ेगा, बहुत कुछ आदान प्रदान होने से सब अच्छा हुआ। आगे देखते हैं यहाँ पर, व्यापार अवरोधक कम किए गए। इन सभी का उद्देश्य देश के उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार करना तथा आयात निर्यात को प्रोत्साहन देना तथा जिसका लाभ सरकार को आय वृद्धि के रूप में मिला, यानी कि आर्थिक विकास हुआ देश में जब विदेशी कंपनियां भारत पर आई। तो क्योंकि विदेशी कंपनियां भारत पर आई तो भारत को टैक्स दी और यहाँ पर सामान बिका, सामान बना, बहुत तरीके का आर्थिक क्रिया हुआ। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 12 नंबर, महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। महामंदी के कारणों की व्याख्या करना, देखिए 2009, 2013, 2015, 2023 में आया है, ये पूरा का पूरा विषम संख्या वाला है, 2009, 2013, 2015, 23। तो इसको 2025 के लिए नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से बहुत इलॉजिकल सा क्वेश्चन है, लेकिन इलॉजिकल सा लॉजिक है, लेकिन ये होता है ऐसे, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, पूरा पूरा एकदम कूट करके दिमाग में गाड़ दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। महामंदी, ठीक है, महामंदी की कारणों की व्याख्या करें। उत्तर देखिए, 1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। इस महामंदी के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे, जिससे पहला देखिए, औद्योगिक क्रांति के कारण अमेरिका तथा ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होने लगा था। 1930 तक तैयार माल का इतना बड़ा भंडार एकत्र हो गया कि उसका कोई खरीदार न था। दूसरा देखिए, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी। किसानों ने अपनी घटती आय को बढ़ाने के लिए अधिक उत्पादन करना शुरू कर दिया, किंतु इससे कीमतें और गिरने लगी। खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी सड़ने लगी। तीसरा देखिए, संकट से पूर्व बहुत से देश अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी अर्थव्यवस्था चलाते थे। यहां पर देखिए, अभी आप सुनते होंगे अमेरिका बहुत अमीर देश है, ठीक है, बहुत अमीर देश है। तो क्यों अमीर देश है? पहले वो भी बिल्कुल गरीब था। भारत के सामने पहले अमेरिका कुछ नहीं था, लेकिन अभी काफी अमीर हो गया है। कारण क्या है? अमेरिका कर्ज देने लगा बाकी देशों को और ब्याज पूरा कस कस के वसूलने लगा। अभी भी देखिएगा आप, बहुत सारे देशों को अमेरिका ने ब्याज पर पैसे दे रखा है, ठीक है। और फिर
पैसा वसूल वसूल कर अमीर हो गया। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा, मैं लोगों को दे दूंगा थोड़ा थोड़ा और फिर ब्याज जबरदस्त कस के लूंगा और अमीर बन जाऊंगा। इस तरीके से अमेरिका का यहाँ पर खेल हुआ है। अगर देखिए 1928 के कुछ समय पहले विदेशों में अमेरिका का कर्ज 1 अरब डॉलर था। अमेरिका का कर्ज 1 अरब डॉलर, समझ रहे हैं। साल भर के भीतर यह कर्ज घटकर केवल चौथाई रह गया था। जो देश अमेरिकी कर्ज पर सबसे ज्यादा निर्भर थे उनके सामने गहरा संकट खड़ा हो गया था। देखिए नेक्स्ट चौथा नंबर, यूरोप में कई बड़े बैंक धाराशाही हो गए। कई देशों की मुद्रा की कीमत बुरी तरह गिर गई। अमेरिकी सरकार यह महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थों पर 2 गुना सीमा शुल्क वसूल करने लगी। अमेरिका के शेयर बाजार में शेयरों की कीमत में गिरावट आ गई। इसकी वजह से वहां लाखों व्यापारियों का दिवाला निकल गया, यानी कि लाखों व्यापारियों को बहुत सारा नुकसान हो गया। तो ये है महामंदी के कारण। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मेरे तरफ से, मेरे कहने पे याद कर लीजिएगा। आपको आराम से 5 नंबर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2025 में देगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 13 नंबर। 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को अधिक प्राथमिकता देते थे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 2012, 13, 15, 20 ये भी 4 बार रिपीट हुआ है, और 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका उत्तर देखिए, इस अवधि में यानी कि उस समय, ठीक है, उस समय इस अवधि में मजदूरों की कोई कमी नहीं थी। मजदूर एकदम खचाखच थे, पूरा कस के थे। मजदूरों की प्रचुर संख्या होने के कारण मजदूरों की कमी का डर नहीं था और अधिक मजदूरी देने की चिंता भी नहीं थी, और नई तकनीक महंगी भी थी। मशीन लगाने में खर्च लगता, मशीनें अक्सर खराब हो जाती थी और उनकी मरम्मत पर काफी खर्च आता था। मशीनें उतनी अच्छी नहीं थी जितना उनके आविष्कारकों और निर्माताओं का दावा था। नई मशीनों को खरीदने के लिए अधिक खर्च करने के बजाय उद्योगपतियों ने हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता दी। याद कर लीजिएगा। और इसको अगर आप पॉइंट वाइज लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं इस तरीके से। यहां तक हो गया ये पहला पॉइंट, यहां से हो गया ये दूसरा पॉइंट, यहां से यहां तक हो गया ये तीसरा पॉइंट। इस तरीके से पॉइंट देकर आप लिख सकते हैं। यहां तक हो गया तीसरा पॉइंट, फिर देखिए यहां से यहां तक हो गया ये नेक्स्ट अगला पॉइंट। इस तरीके से हर एक लाइन अलग अलग पॉइंट बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 14 नंबर, 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों के किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। 3 कारणों की व्याख्या करें। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 2010, 2013, 2015, 2018, 18 में आया है और 25 में भी आएगा, 25 में भी आएगा, इसलिए इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए 19, 20, 21, 22, 23, 24 6 साल रुका हुआ है, अचानक से आ जाएगा 25 में एकदम फट से। चलिए इसका आंसर देखिए, छोटा सा इसलिए याद कर लीजिएगा। 17वीं शताब्दी में सौदागरों द्वारा गांव के किसान और कारीगरों से काम करवाने के कारण इस प्रकार है। पहला देखिए, खुले क्षेत्रों की व्यवस्था की लुप्त होने से संपन्न जमींदारों ने खुले खेतों की बाड़ाबंदी शुरू की। दूसरा देखिए, किसान छोटे और निर्धन थे। आजीविका हेतु उनके पास यूरोपीय शहर के सौदागरों का ही एकमात्र भरोसा था। तीसरा देखिए, जमींदारों द्वारा भूमि अधिग्रहण से खेत छोटे हो गए। कलतः यानी कि फलतः, यहां पर फलतः होना चाहिए, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जा रहा है कहीं कहीं पर, यह फलतः अग्रिम पैसा भुगतान के नाम पर किसान एवं कारीगर काम करने लगे। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते जाना है आपको। चलिए अगला देखिए 15 नंबर। 19वीं सदी के मध्य में
बंबई की आबादी में भारी वृद्धि क्यों हुई, 3 कारणों की व्याख्या करें। ये क्वेश्चन भी 4 बार रिपीट हुआ है, 2012, 13, 15, 20। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसको भी आप लोग। देखिए इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। 19वीं सदी के मध्य में बंबई की आबादी में भारी वृद्धि होने के कारण निम्नलिखित हैं। देखिए पहला, अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की हार के बाद 1819 में बंबई को बंबई प्रेसिडेंसी की राजधानी घोषित कर दिया गया। इसके बाद शहर तेजी से फैलने लगा। नेक्स्ट देखिए दूसरा, कपास और अफीम के 1 मिनट, कपास और अफीम के बढ़ते व्यापार के चलते न केवल बहुत सारे व्यापारी और महाजन बल्कि तरह तरह के कारीगर और दुकानदार भी बंबई में आकर बसने लगे। कपड़ा मिलें खुलने के बाद और भी ज्यादा संख्या में लोग शहर की तरफ रुख करने लगे। फिर देखिए तीसरा, 20वीं सदी के बहुत साल बीत जाने के बाद भी भारत के समुद्री व्यापार पर बंबई का ये दबदबा बना हुआ था। बंबई शहर 2 प्रमुख रेलवे नेटवर्क जंक्शन या मिलन बिंदु था। देखिए चौथा नंबर, रेलवे के कारण शहर में आने वालों को और सुविधा महसूस होने लगी। उदाहरण के लिए 1988 से 1989 में कच्छ के सूखे इलाकों में पड़े अकाल के कारण असंख्य लोग बंबई आए। तो ये 3 कारण है। वैसे यहाँ पर 3 कारण ही पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर मैंने आप लोगों को 4 कारण बताया है। इनमें से कोई भी 3, मात्र 3 आप याद कर लीजिएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका नंबर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से होने वाले लाभ तथा हानियों की तुलना करें। लाभ और हानि क्या है बताना है बहुउद्देशीय नदी परियोजना से। पहले लाभ देख लेते हैं, लाभ क्या है। देखिए पहला नंबर, बाढ़ पर रोक लगने में सहायक। दूसरा देखिए ख नंबर, बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी। तीसरा देखिए मछली पालन में सहायक। चौथा पर्यटन को बढ़ावा देना। फिर देखिए नेक्स्ट, हानि, क्या क्या हानि है। नदियों का बहाव बाधित होता है, नदी को रोककर परियोजना बनाया जाता है तो नदी का बहाव में बाधित होता है। परिणाम स्वरूप तलछटीय बहाव धीमा पड़ जाता है। फिर देखिए ख नंबर, जलाशय की तली में अत्यधिक तलछट इकट्ठा हो जाता है। फिर देखिए ग नंबर, जल प्रदूषण जैसी कठिनाइयां पैदा होती है, यानी कि जल को रोक देंगे तो जल प्रदूषण होगा ही, यानी कि जल रुका रुका सड़ने लगता है। दूसरी बात, वहां पर कोई चीज आ गया तो बस वहीं रह जाता है, तो यहां पर जल प्रदूषण भी बढ़ता है। फिर देखिए घ नंबर, जलाशयों के निर्माण से मैदान में उपस्थित वनस्पति व मिट्टी जल में डूबकर अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, उपस्थित स्पेलिंग देख लीजिएगा, उपस्थित और यहाँ पर अपघटित हो जाते हैं। तो ये सब हानि है और लाभ भी है, तो लाभ हानि दोनों को याद कर लेना है आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2010, 2012, 2015, 2017, 17 के बाद नहीं आया, 5-6 साल से नहीं आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट अगला 17 नंबर, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है। 2009, 2011, 2017, 2019 में आया है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा पूरा ये विषम विषम दिख रहा है, इंपॉर्टेंट है। मेरे कहने पे ये सब क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ठीक है, गारंटी दे रहा हूं मैं। ये सब क्वेश्चन आने का 99% चांसेस है, ठीक है। कितना परसेंट चांस है? 99। जब 99% चांस है तो क्यों छोड़ना, इसको आपको याद कर लेना है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, अगला देखते हैं इसका आंसर। देखिए उत्तर, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा का जल निम्नलिखित प्रकार से संग्रहण किया जाता है। पहला देखिए, राजस्थान जैसे सूखे क्षेत्रों में रहने वाले लोग पीने का पानी एकत्र करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण तकनीक का प्रयोग करते हैं। दूसरा देखिए, खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं ताकि मृदा को संचित किया जा सके, जैसे जैसलमेर में खदीर तथा राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में जौहड़। फिर देखिए तीसरा नंबर,
राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टाका हुआ करते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट चौथा, इन क्षेत्रों में छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का प्रयोग पानी को एकत्रित करने के लिए होता है तथा वे टैंक सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न हिस्सा होता है। ठीक है, यहां पर होता है, हो जाएगा। आगे देखिए 5वां नंबर, छत से वर्षा का पानी इन नालों से होकर भूमिगत टाका पर पहुंचता है जहां इसे एकत्रित किया जाता है। याद कर लीजिएगा, सिंपल है, वर्षा जल को संग्रहण किया जाता है। देखिए नेक्स्ट 18 नंबर, परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है। ये भी 2009, 2012, 14 और 20 में आया है। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका उत्तर, वर्षा जल संग्रहण पद्धति वर्षा के जल को पीने के लिए एकत्रित करने की एक विधि है। ज्यादा आबादी वाले नगरों जहां पीने योग्य पानी की कमी होती है, यह पद्धति अपनाई जा सकती है। इसका प्रारूप इस प्रकार है। देखिए यहां पर यह पद्धति, यहां पर ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, पद्धति। अगर देखिए यहां पर पहला, पानी को साफ करने के लिए एक स्तरीय छनन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा देखिए, पाइप की मदद से जल को टैंक तक लाया जाता है। फिर देखिए तीसरा, कुएं के जल से पानी का पुनर्भरण किया जा सकता है। फिर देखिए चौथा, हौज अथवा टैंक के अलावा पानी को कुएं आदि तक ले जाया जा सकता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 19 नंबर, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन भी 2025 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2025 के लिए क्वेश्चन को रट जाइएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां, जिससे यहां पर देखिए पहला नंबर, चावल के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु बहुत अनुकूल है। देखिए ख नंबर, इसके लिए औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक तथा तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस 1 मिनट। यहां पर आपको इस प्रकार लिखना है, वार्षिक वर्षा यहां पर 100 सेंटीमीटर से अधिक और तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होनी चाहिए। ये दो चीज को मेंशन करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए नेक्स्ट अगला ग नंबर, दोमट उपजाऊ मिट्टी जिसमें काफी समय तक पानी इकट्ठा रह सके, इस फसल के लिए बहुत उपयोगी है। भूमि समतल होनी चाहिए। नदी घाटियों और डेल्टा प्रदेशों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी चावल के लिए आदर्श होती है। फिर देखिए घ नंबर, इसलिए चावल अधिकतर पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में खूब लगाई जाती है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, मैंने गारंटी दिया है इस क्वेश्चन पर, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट अगला 20 नंबर, उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। उद्योग, फैक्ट्री पर्यावरण को प्रदूषित करता ही है, कैसे करता है बताना है। तो इसका उत्तर देखिए, उत्तर, उद्योग पर्यावरण को निम्नलिखित तरीके से प्रदूषित करते हैं। जिससे पहला देखिए, पहला नंबर, वायु प्रदूषण, चिमनी से निकलने वाले धुआं वायु को प्रदूषित करता है। अनचाही गैस से जैसे सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। छोटे बड़े कारखाने प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करते हुए धुआं निष्कासित करते हैं। फिर देखिए दूसरा, उद्योगों द्वारा कार्बनिक और अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। जल प्रदूषण के प्रमुख कारक कागज, रसायन, वसा चमड़ा, यहां पर वसा होना चाहिए, वसा
चमड़ा उद्योग आदि है। भारी धातुएं जैसे सीसा, पारा आदि जल में वाहित करते हैं। फिर देखिए तीसरा नंबर, तापीय प्रदूषण कारखानों तथा ताप घरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए नदियों और तालाबों में छोड़ देने पर तापीय प्रदूषण होता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट व परमाणु शस्त्र उत्पादक कारखानों से जन्मजात विकार उत्पन्न होते हैं। यानी कि कोई ऐसा नदी है जहां पर परमाणु शस्त्र जिस फैक्ट्री में बनता है, परमाणु एटम बम बनता है, उस यानी कि उसका अपशिष्ट कोई नदी में हम लोग बहा देंगे, ठीक है, और उस नदी में कोई महिला नहा गई मान लेते हैं, तो उसका बच्चा में भी प्रॉब्लम हो जाएगा, जन्मजात विकार उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका जो अपशिष्ट रहता है वो जीन को ही डैमेज कर देता है। आगे देखिए ध्वनि प्रदूषण। कुछ उद्योगों से ध्वनि प्रदूषण भी होता है। इससे श्रवण अक्षमता ही नहीं, रक्तचाप आदि समस्याएं भी उत्पन्न होती है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 21 नंबर, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। यानी कि बताना है परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर किसी भी राष्ट्र के विकास की गति, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन की सतह उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहां पर भी आश्रित करती है। विज्ञान और औद्योगिकी की प्रगति के साथ व्यापार एवं परिवहन के प्रभाव क्षेत्र में व्यापक बढ़ोतरी हुई है। अत्यधिक सक्षम व तीव्र गति वाले परिवहन के कारण आज संपूर्ण विश्व एक गांव के भांति दिखाई देता है। इसी तरह विचारों का आदान प्रदान और ज्ञान, व्यापारिक सौदे आदि कुशल संचार माध्यमों पर निर्भर करते हैं। क्योंकि परिवहन का यह विकास के परिणाम स्वरूप ही संभव हुआ है, अतः परिवहन, संचार व व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। इस तरह स्पष्ट है कि सघन व सक्षम परिवहन का जाल तथा संचार के साधन किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए पूर्व अपेक्षित हैं। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 22 नंबर, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 2009, 2010, 2012, 2020 और 20 के बाद अभी ये क्वेश्चन नहीं आया है। 20 के बाद ये क्वेश्चन नहीं आया है तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा लंबा है पर ये आपको आराम से 5 नंबर दे देगा आपका परीक्षा में। देखिए इसका उत्तर, आधुनिक लोकतांत्रिक युग में प्रत्येक शासक की यह कोशिश होती है कि राजनीतिक सत्ता में अधिक से अधिक लोगों की साझेदारी सुनिश्चित की जाए ताकि शासन को अस्थायी और टिकाऊ बनाया जा सके। वर्तमान लोकतांत्रिक युग में सत्ता में साझेदारी के निम्नलिखित 4 रूप देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहां पर देखिए, सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य सत्ता का विभाजन। सामान्यतः सरकार के 3 अंग है, जिसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। फिर देखिए, जब विभाजन अथवा सीमांकन कर दिया जाता है तब उसे शक्तियों का पृथक्करण कहा जाता है। ऐसा करने से किसी एक अंग के द्वारा शक्ति के दुरुपयोग की संभावना कम होती है। अब देखिए दूसरा, विभिन्न स्तरों पर गठित सरकारों के बीच सत्ता का विभाजन। सुविधा हेतु शासन व्यवस्था को 3 स्तरों पर विभाजित कर दिया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार, प्रांतीय स्तर पर राज्य सरकार तथा निम्नतम स्तर पर स्थानीय सरकार। यानी कि केंद्र पर अभी मोदी सरकार चल रहा है और राज्य सरकार आप लोग जानते हैं अभी हेमंत का सरकार चल रहा है, और यहाँ पर निम्नतम स्तर पर आपका स्थानीय पर पंचायती स्तर का है ये स्थानीय सरकार। ठीक है, इसके बाद आपको आगे लिखना है, इसी उद्देश्य से 3 सूचियां बनाई गई है। पहला देखिए संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। इसके अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद
नगर पंचायत, नगर परिषद एवं नगर निगमों की व्यवस्था की गई। फिर देखिए तीसरा, विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता का विभाजन। प्रायः प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में अनेक जाति, धर्म, भाषा के लोग रहते हैं। ऐसे देशों में सत्ता का बंटवारा इस प्रकार किया जाता है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदाय दोनों की सत्ता में साझेदारी हो सके। ऐसा इसलिए किया जाता है कि ताकि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच एकता कायम रह सके। थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 23 नंबर, भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों की चर्चा कीजिए। भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों की चर्चा करना है तो इसका उत्तर देखिए, ये भी देखिए 4 बार रिपीट हुआ है, 2009, 2012, 2016, 2020 में। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए, लोकतांत्रिक अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से वादा है। दुनिया के लोकतंत्र में लोकतांत्रिक अधिकारों का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों के संविधान में जनता को कुछ लोकतांत्रिक अधिकार दिए गए हैं जो लोकतंत्र की सफलता हेतु आवश्यक है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित लोकतांत्रिक अधिकार जनता को दिए गए हैं जिन्हें संविधान में मौलिक अधिकार कहा गया है, जो निम्न है। ये तो है कि लोकतांत्रिक अधिकार के बारे में, ठीक है। अब क्या क्या हो नीचे हम लोग देखते हैं। पहला देखिए, पहला है समता या समानता का अधिकार। इसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं क्योंकि ये हेडलाइन है, तो आप इस तरीके से अंडरलाइन कर सकते हैं। दूसरा हेडलाइन ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, इस तरीके से, ठीक है। और भी है पर हम लोग इतना लिखेंगे आराम से 5 नंबर मिल जाएगा। देखिए, पहला समता या समानता का अधिकार। भारत में जाति, लिंग, जन्मस्थान तथा वर्ग आदि का भेदभाव के बिना सबको समानता का अधिकार दिया गया। भारत जैसे विषमता वाले देश में इस अधिकार का बड़ा महत्व है। दूसरा देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में नागरिकों को भाषण देने की, समुदाय बनाने की, आवागमन की, निवास आदि की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। तीसरा देखिए, शिक्षा एवं संस्कृति। यहां प्रत्येक नागरिकों को अपनी भाषा और संस्कृति के विकास, ठीक है, विकास होना चाहिए, विकास करने का अधिकार प्राप्त है। फिर देखिए चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, ठीक है, यानी कि कोई भी धर्म को यहां पर लोग मान सकते हैं। अतः हर नागरिक को किसी भी धर्म या पंथ का अनुसरण करने का अधिकार है। फिर देखिए पांचवा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का शोषण नहीं कर सकता है। यहाँ बेगार लेने, वर्ष से कम आयु के बच्चों का कारखानों में रखने, स्त्री बच्चों को क्रय विक्रय पर पाबंदी है। अतः किसी भी भारतीय नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है। तो ये सब मौलिक अधिकार है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 24 नंबर, भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करें। भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौती 2014, 2018, 2019, 2020 ये भी देखिए 3 बार बैक टू बैक 18, 19, 20 लगाते आया है। 21, 22, 23, 24 4 साल से अभी रुका हुआ है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। मेरा आवाज बदल जा रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत लंबा वीडियो बन जा रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को भी, जैसे मैं कर रहा हूँ। गला मेरा बैठ चुका है इतना जोर जोर से बोल कर, इतना लंबा वीडियो बनाकर, पर बनाऊंगा, वीडियो बनाना है मुझे। देखिए, लोकतंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है बनाने में, गला भी मोटा सा हो गया है, आवाज़ भी मोटा हो गया है। देखिए, पहला लोकतंत्र की स्थापना, ये भी हेडिंग है तो इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। लोकतंत्र की स्थापना, विश्व के 1/4 हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। इस हिस्से के देशों में गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त करने, सत्ता पर सेना के नियंत्रण को हटाने तथा एक संप्रभु तथा सक्षम शासन व्यवस्था स्थापित करने की चुनौती महत्वपूर्ण है। देखिए दूसरा, लोकतंत्र का विकास एवं विस्तार। जिन
देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहां लोकतंत्र के विकास एवं विस्तार का प्रश्न महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के सामने स्थानीय सरकारों की अधिकार संपन्न बनाने, संघ के सिद्धांतों को व्यवहारिक स्तर पर लागू करने, महिलाओं तथा अल्पसंख्यक समूहों की उचित भागीदारी को सुनिश्चित करने आदि जैसी चुनौतियां हैं। फिर देखिए तीसरा, लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुधारना तथा मजबूत बनाना। विश्व में जहां कहीं भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उनके सामने लोकतंत्र को मजबूत बनाने या मजबूत करने की महत्वपूर्ण चुनौती है। इसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्य पद्धति को सुधारना तथा मजबूत करना है ताकि लोगों की भागीदारी और नियंत्रण में वृद्धि हो। फिर देखिए यहां पर चौथा नंबर है भ्रष्टाचार, वंशवाद, कट्टरवाद और तानाशाही प्रवृत्ति से लोकतंत्र की रक्षा। कई देशों के अपार जन समर्थन के कारण शासक वर्ग भ्रष्टाचार, कट्टरवाद, वंशवाद एवं तानाशाही प्रवृत्ति को अपना लेते हैं। एक सफल लोकतंत्र को इससे बचना आवश्यक है, यानी कि हमेशा कोई एक ही दल जीते, एक ही दल का सरकार हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, शासक हमेशा बदलते रहना चाहिए लोकतंत्र में, जैसे इंडिया में बदलते रहता है। ठीक है, अभी खैर पिछले 12-13 साल से भाजपा का शासन है, पर ये कभी ना कभी खत्म होगा ही। फिर कांग्रेस आएगा, फिर भाजपा आएगा, फिर कांग्रेस आएगा, फिर भाजपा आएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 25 नंबर, तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से भिन्न कैसे है, साधारण व्याख्या करें। 2010, 12, 16, 19 ये भी 4 बार रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। देखिए इसका उत्तर, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रकों में किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है जबकि तृतीयक क्षेत्रक में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता बल्कि सेवाएं प्रदान की जाती है। तृतीयक क्षेत्रक की गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में मदद करती है, जैसे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक में उत्पादित वस्तुओं को ट्रकों और ट्रेनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना तथा बाजार में बेचना आदि तृतीयक क्षेत्रक के द्वारा किया जाता है। प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रक की क्रियाओं में बैंकों, टेलीफोन, बीमा कंपनियों की आवश्यकता होती है। ये सभी तृतीयक क्षेत्रकों के उदाहरण हैं। इस प्रकार तृतीयक क्षेत्रक सेवाएं प्रदान करता है जिनका उपयोग प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रक की क्रियाओं के विकास के लिए किया जाता है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, सिंपल है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 26 नंबर, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त में वर्णन करें। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार आया है, 2009, 2020, 2024। 24 में आया है, हो सकता है 25 में भी आ जाए। देखिए इसका उत्तर, जर्मन संघ के उत्तरदायी मध्य वर्ग 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद में मिले। इनका उद्देश्य था जर्मनी को एक राष्ट्र बनाना, लेकिन उनकी योजना असफल हो गई। दूसरा देखिए, इस योजना को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। फिर देखिए तीसरा, प्रशा के प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क ने जर्मन संघ के एकीकरण के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। फिर देखिए चौथा नंबर, 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। पांचवा देखिए, जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को याद कर लेना है। तो इस तरीके से आपका जो भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उसका आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया है। काफी समय लग गया, मैं तो पूरा थक के चूर चूर हो चुका हूं। आपको भी नहीं थकना है। 3 महीने, इस 3 महीने को आप इतना ज्यादा मेहनत कीजिए, इस 3 महीने में इतना ज्यादा मेहनत कीजिए कि आपका जो रिजल्ट जब आएगा तो वो शोर मचा देगा। इस तरीके से कहावत है, मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि सफलता शोर मचा दे। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको मेहनत करना है। जो भी क्वेश्चन मैंने बताया है सब के सबको आपको पूरा एकदम खा जाना है, दिमाग में एकदम डाउनलोड कर लेना है। इस तरीके से डाउनलोड कीजिए कि फॉर्मेट ही ना हो, खासकर परीक्षा तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आप अगर आप सभी क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो आपका जो सपना है 99 का
99% का वो आराम से पूरा हो जाएगा। बस इसके चक्कर में मत रहिएगा, इसके अलावा भी आपको पढ़ना है, लेकिन इसको तो करना ही है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, हर साल आता है, इस बार भी आएगा 2025 में। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बाकी इसी प्रकार का वीडियो के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप बाकी वीडियोज भी देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कितने बच्चे 99 का टारगेट लिए हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।